हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जामिनेशन पर। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान को पढ़ने वाले हैं बिल्कुल डिटेल से। किसी भी एग्जाम में जाइए आपको इससे ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। ये पहली क्लास है और पहली क्लास में कह सकते हैं कि बिल्कुल हम लोग बारीकी पॉइंट को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लेलिस्ट के माध्यम से यूपी जीके भी तैयारी कर सकते हैं और करंट अफेयर भी पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका है राज्य व्यवस्था व संविधान। तो पहला यहाँ पर पॉइंट आता है कि राज्य व्यवस्था क्या है। तो याद रखिए राज्य व्यवस्था को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला पॉइंट आता है आपका राज्य, दूसरा आपका आता है शासन प्रणाली और तीसरा पॉइंट आता है आपका सरकार। अब यहाँ पर आपका पॉइंट पहला आया कि राज्य क्या होता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राज्य क्या होता है। यहाँ पर याद रखिए जब बड़े एग्जामों में आप बैठेंगे तब आपसे ऐसी परिभाषाएं बहुत पूछता है। ठीक है, तो याद रखिए राज्य क्या है कि एक निश्चित भूभाग पर निवास करने वाली निश्चित जनसंख्या निश्चित सरकार द्वारा संप्रभुता के साथ शासित की जाती है, तो वह तत्व राज्य कहलाता है। ठीक है, 2 पॉइंट आपके हैं, निश्चित जनसंख्या और निश्चित सरकार द्वारा जो आपका संप्रभुत्व निश्चित होती है या शासित होती है उसे हम लोग राज्य कहते हैं। ठीक है, राज्य के आपके कह सकते हैं 4 पॉइंट होते हैं, 4 बिंदु होते हैं। कौन? तो आपका भूभाग, जनसंख्या, सरकार शासन और चौथी पॉइंट होती है आपकी संप्रभुता। संप्रभुता क्या है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो याद रखिए संप्रभुता क्या है कि यदि कोई राज्य अपने आंतरिक व बाहरी निर्णय लेने में सक्षम है तो वह संप्रभुत्व व प्रणाली संप्रभुत्व कहलाएगी। ठीक है, कोई निर्णय अगर है चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक है, अगर वो खुद लेने में सक्षम है तो उसे हम लोग संप्रभुत्व कहते हैं। ठीक है, अब शासन प्रणाली क्या है इसको समझिए। शासन प्रणाली कह सकते हैं 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहली आपकी होती है राजतंत्रात्मक, जहां पर कह सकते हैं राजा वाला सिस्टम चलता है। ठीक है, जो कि आपका वंशानुगत होता है। याद रखिए राजतंत्र जो होता है वो आपका वंशानुगत होता है। दूसरा आपका होता है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अध्यक्षात्मक और दूसरा होता है आपका संसदात्मक। आपके भारत में क्या है इसको यहाँ पर देख लीजिए कि जो अध्यक्षात्मक व संसदात्मक शासन प्रणाली में अंतर क्या है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आता है कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसमें से क्या होता है कि राष्ट्र अध्यक्ष की कार्य कुशलता को महत्व दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्र अध्यक्ष की कार्य कुशलता को महत्व दिया जाता है। संसदात्मक में क्या होता है, राष्ट्र अध्यक्ष के उत्तरदायित्व को यहाँ पर महत्व दिया जाता है। अगला पॉइंट आपका है कि राष्ट्र अध्यक्ष व शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होते हैं। देखिए राष्ट्र अध्यक्ष और शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होते हैं। आपको दिक्कत आ रही हो कि राष्ट्र अध्यक्ष क्या है, शासनाध्यक्ष क्या है, तो वीडियो के पहले पॉइंट में हमने लिख दिया है जिससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं कि राष्ट्र अध्यक्ष जो बोलते हैं वो आपके राष्ट्रपति को बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति को बोलते हैं और शासनाध्यक्ष जो होता है उसे हम लोग प्रधानमंत्री बोलते हैं। तो दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ऐसे देश आपके होते हैं जहां पर आपके कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष और यहाँ पर जो आपके कह सकते हैं कि शासनाध्यक्ष एक ही व्यक्ति होते हैं। ठीक है, कहाँ पर? जहां अध्यक्षात्मक सरकार होती है और अपने यहाँ पर कह सकते हैं जो आपके संसदात्मक होता है वहाँ पर कह सकते हैं अलग अलग व्यक्ति होते हैं। विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। ये याद रखिए कि विधायिका के जो सदस्य होते हैं कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर क्या होता है संसदात्मक में कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। अभी सब आपको पॉइंट पता चलेगा कि कार्यपालिका क्या है और यहाँ पर है क्या। पूरे एक वीडियो में आपको कहूँ बहुत कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपसे पॉइंट है कि शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। ठीक है, ये जो आपका है यहाँ पर शक्तियों का पृथक्करण होता है और शक्तियों का परस्पर समन्वय या संबंध स्थापित किया जाता है। इसमें याद रखिएगा कि यहाँ जो आप कह सकते हैं कि कौन सा पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट होता है कौन, अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक में क्या होता है तो पीएम पद की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि अमेरिका में आपके पीएम नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसका जनक कौन है, तो आपका अमेरिका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संसदीय आपकी प्रणाली है वो आपकी ब्रिटेन है।
इसीलिए आप देखते हैं कि संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, आपके ब्रिटेन से ली गई है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सब सिस्टम आपका यहाँ पर अलग होते हैं, अध्यक्षात्मक अलग होता है, संसदात्मक आपका अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिए सरकार को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग आपके कौन कौन से हैं? तो देखिए पहला पॉइंट आपका होता है विधायिका, दूसरा होता है कार्यपालिका, तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, आपने हमेशा यही पढ़े हैं, लेकिन एक पॉइंट और आपकी होती है सरकार की, क्योंकि वर्तमान में सरकार बनाने का एक ही एक साधन होता है जिसे हम बोलते हैं फोर्थ स्टेट, या कह सकते हैं चतुर्थ स्तंभ, अर्थात जिसे हम बोलते हैं मीडिया। ठीक है, तो सरकार के एक अंग इसको भी जोड़ा जाता है, जो कि कह सकते हैं यहाँ पर जो प्रेस होता है, प्रेस क्या करता है, कानूनी मामलों के उजागर करना, ये प्रेस का काम होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं विधायिका अर्थात कानून निर्माण करती है, कार्यपालिका क्या करती है, जो कानून बनता है उसका क्रिया करती है अर्थात उसको लागू करने का कार्य करती है, और जो न्यायपालिका होती है वो कानूनी संबंधी मामले की सुनवाई करती है। ठीक है, अब याद रखिए कि जो विधायिका होती है अर्थात जो कानून का निर्माण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला प्रकार आपका कौन है, केंद्र सरकार करती है, और दूसरे में आपके राज्य सरकार को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि कुछ दिया गया है जिससे वो भी यहाँ पर कह सकते हैं निर्माण कर सकते हैं आपके कानून। यहाँ पर केंद्र सरकार आपका 79 में आता है जिसे हम लोग संसद बोलते हैं, और राज्य सरकार में जो कि आपकी आती है 168 से, जिसे हम लोग विधानमंडल बोलते हैं। अब यहाँ पर संसद के अंतर्गत कौन आता है, संसद के अंतर आपकी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। याद रखिए अगर आपसे पूछे कि संसद के कौन कौन से अंग हैं तो आप क्या बताएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति बताएंगे। अगर आर्टिकल पूछे तो लोकसभा का आर्टिकल कितना होता है, 81, राज्यसभा का तो आपका 80 होता है, और राष्ट्रपति का तो यहाँ पर आपको पता है कि 52 से लेके 62 तक जो आपके आर्टिकल हैं वो राष्ट्रपति के दिए गए हैं। ठीक है, वहीं पर आप देख सकते हैं विधानमंडल क्या है, विधानमंडल आपके राज्य में होता है, जहाँ पर आपकी विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है, और राज्य के राज्यपाल से कह सकते हैं आपकी विधानमंडल बनता है। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आप लोकसभा राज्यसभा को तो जानते हैं, यहाँ पर विधानसभा क्या होते हैं, तो आप एमएलए बना के भेजते हैं, विधायक बना के भेजते हैं, वही आपके एमएलए होते हैं जो आपके विधानसभा में, और जो आपके एमएलसी होते हैं वो आपके विधान परिषद से, और विधान परिषद कह सकते हैं सभी राज्यों में नहीं होती है। ठीक है, और हाई लेवल में जब पहुंचेंगे तो आपसे पूछेगा क्या हम विधान परिषद को रद्द कर सकते हैं, तो जी हाँ, विधान परिषद को भी रद्द कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश ने अभी यहाँ पर निर्णय लिया है। ठीक है, आप काफ़ी जगह सर्च करेंगे तब ये पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि जी हाँ, विधान परिषद को भी यहाँ पर कह सकते हैं कि ख़त्म किया जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका अगला पॉइंट है प्रेस। प्रेस से पॉइंट आपका क्या मिलेगा कि आपने भाग 3 देखा होगा, भाग 3 आपने पढ़ा है, भाग 3 में आपका है मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार हैं, और मौलिक अधिकार जो कि एक आपके भाग 3 में अनुच्छेद 19 का फर्स्ट है, जहां पर आपके प्रेस से संबंधित वर्ड दिया गया है। याद रखिएगा प्रेस या मीडिया के जो जनक आपके कहे जाते हैं वो आपके J.A. हिक्की को कहा जाता है, और मुक्तिदाता जो कहा जाता है प्रेस मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं, तो चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट होता है कि पहला प्रेस अधिनियम जो आपका था वो था आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, जिसका आरंभकर्ता आपका था लिटलेड। ठीक है, और इसका जो आरंभ हुआ था 1878 में हुआ था। अगर पॉइंट आपसे यहाँ पूछता है कि पहला समाचार पत्र कौन है, क्योंकि प्रेस की बात आई है तो इससे जुड़े हुए सभी पॉइंट पढ़ सकते हैं। पहला समाचार पत्र कौन है, तो बंगाल गजट, और बंगाल गजट जो कि आपका 1780 में हुआ था, और बंगाल गजट आपके अंग्रेजी भाषा में है जो कि आपकी कलकत्ता में प्रकाशित हुआ करता था। ठीक है, अगले पॉइंट को आते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र। हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन है, तो उदंत मार्तंड है, जो कि आपके 1826 में रिलीज हुआ था। अब बात करते हैं कार्यपालिका की। याद रखिए कार्यपालिका क्या होती है, तो कार्यपालिका के 2 आपके पॉइंट हो जाते हैं। पहला होता है राजनैतिक, या जिसे बोलते हैं अस्थायी, अर्थात जो अस्थायी होती है वो आपकी यहाँ पर कार्यपालिका होगी। जो आपकी प्रशासनिक होती है इसे हम लोग स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, जैसे लोक सेवक।
ठीक है, लोक सेवक होते हैं, ये आपके प्रशासनिक मानते हैं। लोक सेवा जो बोलते हैं ना, वो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके प्रशासनिक होते हैं। और जो राजनैतिक होते हैं वो आपके कह सकते हैं अस्थायी होते हैं, कुछ समय के बाद उनका पत्ता खत्म हो जाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा कि राजनैतिक भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो पहला आपका पॉइंट होता है कि राजनैतिक में एक वास्तविक होते हैं, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जो आपका राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख कह सकते होता है, तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन नाम मात्र होता है। हमने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो बिल्कुल माचिस के खोखले के जैसे होते हैं कि अगर उसमें से जो फास्फोरस होता है उसे न लगाया जाए तो किसी काम का नहीं है। तो राष्ट्रपति जो काम करते हैं वो मंत्रिपरिषद के सलाह के बाद ही करते हैं, इस कारण से ये नाम मात्र के हो गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है कि वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल दोनों को रखा गया है। याद रखिए, वास्तविक कार्यपालिका क्या होती है? तो वास्तविक कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों को यहाँ पर रखा गया है। अभी ये भी बताएंगे कि मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिमंडल क्या है। ये पहला आपका टॉपिक है, पहली क्लास है, तो पहली क्लास में इतना नॉलेज मिल रहा है, तो समझिए आने वाले सेकेंड पार्ट में कितना आपको नॉलेज मिलेगा। यहाँ पर आपका दिया है अगला पॉइंट कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय मंत्रिमंडल का उल्लेख 74 जो आपका अनुच्छेद है 74, 75, 77 और 78 में वर्णित किया गया है, इनके बारे में बताया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बात करें तो राज्य मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल ये दिया गया है आर्टिकल 164, आर्टिकल 165, आर्टिकल 166 में उल्लेख किया गया है राज्य मंत्रिपरिषद व मंत्रिमंडल का। अगर बात करें कि आकार, संख्या और संरचना व निर्माण के आधार पर मंत्रिपरिषद बड़ा होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि मंत्रिमंडल बड़ा होता है या आपका मंत्रिपरिषद, तो दोनों ही बड़े होते हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह। किस प्रकार से? कि अगर आकार, संख्या और संरचना निर्माण के आधार पर पूछा जाए तो मंत्रिपरिषद आपका बड़ा होता है, और अगर पूछे कि शक्ति या क्रियाशीलता के आधार पर कौन सा बड़ा है तब आपका मंत्रिमंडल बड़ा होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संपूर्ण केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सीधा आपका आंसर बनेगा कि संसद। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है। संपूर्ण केंद्रीय मंत्री जो आपकी परिषद होती है वो व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो संसद के आपकी उत्तरदायी होती है। अगर पूछे कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो आपकी विधानसभा से होती है। अगर पॉइंट ये पूछे कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री संवैधानिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं तो ये होते हैं राष्ट्रपति के, आपके कह सकते होते हैं। ये आपके लिए नया पॉइंट है। ठीक है, अगर स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की बात करें और संवैधानिक रूप से तो आपके राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राज्य के जो कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, राज्य का कैबिनेट मंत्रिमंडल होता है, उसका प्रशासनिक या प्रमुख और होता है वो आपका होता है राज्यपाल। ठीक है, क्योंकि राज्य कैबिनेट की बात किया है तो उसके राज्यपाल हो जाएंगे। और अगर बात करें कि उपराज्यपाल, जो उपराज्यपाल का नाम देखा होगा, तो उपराज्य मंत्रिमंडल का संवैधानिक प्रमुख आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आपने देखा होगा कि जो उपराज्यपाल होते हैं उनको नियुक्ति करना आपके राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है, इस कारण से राष्ट्रपति हो जाएगा। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला है जो कि बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा केंद्रीय मंत्री या कह सकते हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्रिमंडल की संख्या का कुल लोकसभा संख्या की 15% होगी। सिंपल सी बात समझिए कि एक संविधान संशोधन हुआ था 91वें संविधान संशोधन 2003 में। उनमें से कहा गया था कि कितने मंत्री ये होना चाहिए, तो लोकसभा में कुल संख्या की 15% आप निकालेंगे तब आप कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल आपकी होगी। अर्थात इनमें से पीएम मोदी जी को या कह सकते हैं जो भी प्रधानमंत्री बनता है उनको मिलाकर 15% रखा जाता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट होता है कि संविधान संशोधन राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल की संख्या 27 से कम नहीं होती है। याद रखिए कि संविधान संशोधन जो कि राज्य कैबिनेट मंत्रिमंडल है उनमें से 27 से कम व्यक्ति आपके नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के, याद रखिए जो प्रधानमंत्री होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और अगर पूछे कि जो प्रधानमंत्री होता है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तो आपके कह सकते हैं संसद के मतलब होता है। और संवैधानिक रूप से देखा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 3 पॉइंट आपके लिए नए मिले होंगे। अगर पूछे कि सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति, व्यक्तिगत रूप में पूछे तो संसद के प्रति उत्तरदायित्व, और अगर संवैधानिक रूप से पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है कौन, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, और व्यक्तिगत रूप में पूछा जाए तो विधानमंडल के, और संवैधानिक रूप से पूछा जाए तो आपके राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखिएगा कि न्यायपालिका तो नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पर बेसिक जानकारी ले रहे हैं। बेसिक जानकारी में यहाँ पर न्यायपालिका से कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे अभी। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जब होती है स्टार्टिंग में ही काफ़ी पॉइंट अगर पढ़ लेंगे तो आगे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर देखिए कि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान है जो कि ब्रिटेन से ली गई है। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है तो वो है आपकी एकीकृत, और एकीकृत जो आपकी है वो आपकी कहाँ से ली गई है, आपके ब्रिटेन से है। आपके न्यायालय द्वारा अगर संविधान होता है तो एक प्रकार का ही होता है, किसी केस के लिए एक ही प्रकार के कह सकते न्याय मिलता है ना, वो आपके यहाँ पर दिया है। दूसरा पॉइंट बोले कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो स्वतंत्र न्यायपालिका का जो प्रावधान है वो आपके अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कौन सा होता है, तो भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता होता है सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात इसके द्वारा दिया गया निर्णय सर्वोपरि मान्य होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपका है कि भारतीय संविधान की पुनरावलोकन शक्तियाँ जो होती हैं वो किसके अधीन, तो आपके सर्वोच्च न्यायालय को दी गई हैं। याद रखिए कि भारतीय संविधान को पुनरावलोकन की शक्ति जो आपकी है वो सर्वोच्च न्यायालय को है। किसी प्रकार का केस हो जाता है और ज़बरदस्ती से अगर यहाँ पर जो न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं या कोई भी न्यायाधीश हैं, अगर उन्होंने निर्णय दे दिया है तो उनको दोबारा निर्णय देने का अधिकार दिया गया है। क्योंकि हो सकता है जैसा आपने मूवी में देखा हो कि जजों के बच्चे बीवी को किडनैप कर लेते हैं, उनको ज़बरदस्ती से निर्णय दिलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में होता है कि वो दोबारा से निर्णय को फिर से सुना सकते हैं। ये आपका होगा। अब यहाँ पर याद रखिए भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो सबसे उच्च में है आपकी सुप्रीम कोर्ट, फिर आपकी आती है हाई कोर्ट, फिर आपकी आती है जिला न्यायालय, फिर आपकी न्यायिक पंचायत, फिर आपकी पारिवारिक न्यायालय, फिर आपके यहाँ पर कह सकते हैं कुटुंब न्यायालय, ये आपके होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमने इतना ही पॉइंट आज लिया था जो कि बिल्कुल बेसिक से था। यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला पार्ट है और इतने नए नए पॉइंट आपको मिले हैं। आगे आने वाले पॉइंट में, आगे आने वाले यहाँ पर कह सकते हैं जो पार्ट होगा, अगर उसे भी आप देखते हैं, या कह सकते हैं कि अगर आपने इतना पूरा वीडियो देखा है तो यकीन है आप नेक्स्ट पार्ट जरूर देखेंगे। और इसी प्रकार से हम लोग अगर पूरी के पूरी पॉलिटी पढ़ लेंगे तो मेरे दोस्त याद रखना, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिए 100% XYZ, आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप IAS में बैठने जाएंगे ना, तब भी आपके प्री में काम यही नोट्स आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जल्द ही मिलते हैं। सभी लोगों को यहाँ पर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।